स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म्स इन एनी प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम। इसका मतलब है कि कोई भी सिस्टम जो है, एक जो सिस्टम हमने कंसीडर किया हुआ है उसमें एनर्जी ना तो हम खुद से क्रिएट करवा सकेंगे, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करवा सकेंगे, बल्कि हम उसकी फॉर्म्स को चेंज कर देंगे। और जो टोटल हीट हम उस सिस्टम को सप्लाई करेंगे, वो हीट जो है वो दो जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगी। पहला फंक्शन जो है वो क्या होगा कि वो उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ कर देगी, और दूसरा जो है वो उस सिस्टम के में जो है वो वर्क डन जो है परफॉर्म करेगी। यानी हम इसकी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम किसी भी सिस्टम को कोई हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट जो है एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, और दूसरा इस इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हुए कुछ वर्क डन जो है वो सिस्टम पे करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये इस्टेब्लिश करता है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। इसके अलावा इसमें साइन कन्वेंशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। साइन कन्वेंशंस क्या है कि कब हमने वर्क डन को पॉजिटिव लेना है, कब हमने नेगेटिव लेना है, कब हमने हीट जो है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है, ये सब साइन कन्वेंशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हम जब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें ये क्लियर हो जाएगा कि साइन कन्वेंशंस किस तरह से ज़रूरी हैं। इसके बाद जो है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। जो हमने ऊपर स्टेटमेंट देखी है बेसिकली वो एनर्जी कंजर्वेशन की ही थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, के जिसमें हमने कहा था कि एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि एक जो भी सिस्टम चल रहा होता है उसके दौरान एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जस्ट कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट लॉ है वो हमें ये भी बताता है, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है कि जो भी हमने प्रोसेस लिया हुआ है, कंसीडर किया है सिस्टम, उसमें होने वाला प्रोसेस जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन की मिसाल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम देखेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस एट्सेट्रा। पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें हम थोड़ी थोड़ी इसकी डिटेल्स जो हैं वो हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट गेन की जाती है और ना ही सिस्टम से हीट जो है वो उसका लॉस होता है। तो ऐसे प्रोसेस को जो है हम आइडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं, यानी कि हीट ना तो एंटर हो रही है और ना उस सिस्टम को लीव करके जा रही है। इस प्रोसेस में अब ये दो तरह से ऑपरेट हो सकता है, एक तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है और दूसरा है आइडियाबैटिक कंप्रेशन। एक्सपेंशन में ये है कि कोई चीज़ जो है वो एक्सपेंड हो रही है इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, और कंप्रेशन में ये है कि किसी सिस्टम में हमने गैस को या जो भी हमने सिस्टम कंसीडर किया उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं इन आइडियाबैटिक प्रोसेस, इन आइडियाबैटिक कंडीशंस। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है। इसके लिए आप ये डायग्राम कंसीडर करें। इसमें आप देखें पहले जो है वो हमने एक आइडियल गैस को इनक्लोज किया हुआ है एक सिलेंडर में, जिसका इनिशियली जो है प्रेशर PI है, वॉल्यूम VI है एंड टेम्परेचर जो है वो TI है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर जो वेट मौजूद थे जिसकी वजह से इस पर प्रेशर लग रहा था उसको हमने यहाँ से रिमूव करना शुरू कर दिया। तो जब वेट रिमूव हो गए उस टाइम पे यही वाला जो सिलेंडर था वो हमें इस तरह से इस फॉर्म में मिलेगा कि जाहिर है जब ऊपर से हमने वेट को रिलीज़ कर दिया, रिमूव कर दिया, तो यही वाला जो पिस्टन है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। तो इस केस में एक्सपेंड हो जाएंगी गैसेस। तो ये जो है एक्सपेंशन प्रोसेस है। और आइडियाबैटिक प्रोसेस को क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने इस पूरे सिस्टम को इंसुलेट किया हुआ है इस तरह से कि यहाँ पे इंसुलेशन इसको इस तरह प्रोवाइड किया है कि किसी भी तरह की कोई भी हीट जो है वो ना तो सिस्टम के अंदर जा सके और ना ही सिस्टम से बाहर आ सके। तो अगर सिस्टम के अंदर या बाहर आने वाली एनर्जी हीट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि हम कह रहे हैं कि चेंज इन हीट जो है वो ज़ीरो आ रहा है, तो DQ को हम ज़ीरो रख देंगे। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो स्टेटमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो इक्वल होगा सप्लाई, जो भी हम उसको सप्लाई करेंगे हीट प्लस उसमें होने वाला वर्क डन। अगर हम इस कंडीशन की बात करें जो हम यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए कंडीशन लगा रहे हैं, तो देखें यहाँ से इसका जो वर्क डन है वो अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्सपेंशन के लिए हमेशा वर्क डन जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो वर्क डन अगर नेगेटिव होगा, DQ को ऑलरेडी हम ज़ीरो कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू आइडियाबैटिक कंडीशन, एंड D ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल आ जाएगा नेगेटिव ऑफ DW, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी सिस्टम की वो सारी की सारी वर्क डन के तौर पे चली जाएगी। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करेगा कि यहाँ पे हम एक्सपेंशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं।
और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर देखें Ti पहले था, उसके बाद फॉल होके Tf हो गया, क्योंकि जब हमने कहा कि गैसेस एक्सपैंड होती हैं तो गैसेस एक्सपैंड होने के साथ जो है वो कूलिंग कॉज करती हैं जॉल थॉम्सन इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमें पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही गैसेस ने एक्सपैंड होना है तो उन्होंने कूलिंग कॉज करनी है। तो ज़ाहिर है पहले इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, जब ये एक्सपैंड होगा तो इसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है टेम्परेचर Ti से Tf तक जो है वो फॉल हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। तो इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो सारी की सारी एक तो वर्क डन के तौर पे अपीयर होगी, और नेगेटिव वर्क डन ये शो करेगा कि हम यहाँ पे एक्सपेंशन की बात करें। अब अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इसके दौरान आएगी वो होगी W इज़ इक्वल टू 1/γ-1 इंटू PF/VF माइनस PI/VI। प्रीवियस एक्सप्रेशन में जो हमने गामा इस्तेमाल किया ये बेसिकली रेशो है हीट कैपेसिटीज़ की। हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसकी वैल्यूज़ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताई थी कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1.66 है, इसी तरह डायटोमिक गैस के लिए 1.41 है, इसी तरह पॉलीएटॉमिक के लिए भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। तो ये बेसिकली वही रेशो है गामा, और 1/γ-1 PF इंटू VF माइनस PI इंटू VI जो है ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके हम वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये PV ग्राफ है यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ है। प्रेशर को हम लेंगे वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम को एक्स एक्सिस पे। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से कर्व मिलेगी फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। अब इसमें जो ये कर्व हमें मिल रही है, यहाँ पे आप देखें इनिशियल प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है, इसी तरह इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है। इस तरह की जो कर्व है उसको हम एडियाबैट का नाम देते हैं, जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होती है। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, जो सेकंड एप्लीकेशन है। इसमें अब आइसोथर्मल, आइसो मीन्स सेम एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो इसमें टेम्परेचर ने कांस्टेंट रहना है, सेम रहना है। और हमने देखा हुआ है जब हमने गैस लॉ को डिस्कस किया था तो बॉयल्स लॉ एक ऐसा लॉ था जो कि तब वैलिड होता था जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते थे। तो इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और दूसरा बॉयल्स लॉ जो है वो होल्ड करेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस भी बिल्कुल एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह दो वेज में ऑपरेट होता है। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस एंड दूसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। पहले हम डिस्कस कर लेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस को। अच्छा, प्रीवियसली मैंने जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस डिस्कस किया है, लेकिन मैंने कंप्रेशन वाला डिस्कस नहीं किया। उसमें सिंपली वो उसी का रिवर्स प्रोसेस है, और जहाँ पे वर्क डन नेगेटिव था कंप्रेशन वाले में, वही वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो वो आपके लिए मैं एज एन असाइनमेंट जो है वो छोड़ रही हूँ, वो आपने करना है। इसके बाद है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इसमें आप देखें एक्सपेंशन में होनी, अब इसकी एक्सपेंशन ही होनी है, और हमने करना क्या है, आइसोथर्मल का मतलब ये है कि टेम्परेचर को हमने चेंज नहीं होने देना, उसको कांस्टेंट रखना है। तो देखिए यहाँ पे जब हमने वेट इसके ऊपर लगाया, पिस्टन जो है वो लगाया हुआ था, तो इनिशियली जो है इसका इस गैस का वॉल्यूम जो है VI था, प्रेशर PI था और टेम्परेचर जो है वो TI था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक्सपेंशन हुई है तो हमने कहा कि एक्सपेंशन के दौरान तो कूलिंग काज होती है, यानी कि यहाँ पे तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए। अगर टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो नहीं रहेगा। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, जो क्या करेगी कि यहाँ से एनर्जी को इसके अंदर देना शुरू कर देगी, एनर्जी देगी इस सिस्टम को। एनर्जी देगी तो क्या होगा कि जितना टेम्परेचर पहले था एक्सपेंशन के बाद भी उतना ही टेम्परेचर रहेगा, चाहे हम यहाँ से वेट को रिमूव कर भी दें, एक्सपेंशन हो जाए तब भी इसका वेट टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहेगा। अगर टेम्परेचर सेम रहा, उसको हमने मेंटेन रखा, तो ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और अब देखें यहाँ पे क्योंकि एक्सपेंशन हो रही थी तो इसको हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस कहेंगे। अब इसमें देखें हीट ज़ीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एडियाबैटिक प्रोसेस था जिसके लिए कंडीशन थी कि हीट को ज़ीरो होना चाहिए। इसमें हीट को हमने ज़ीरो नहीं लेना है, क्योंकि हीट ज़रूरी थी ताकि हम यहाँ पे टेम्परेचर को बैलेंस कर सकें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो है इंटरनल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू DQ + DW। अगर हम यही वाली स्पेसिफिक कंडीशंस लगाते हैं तो अब हमने कहा कि यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। अगर इंटरनल एनर्जी सेम है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जो है वो तो ज़ीरो आएगा। इसको हम ज़ीरो लिखेंगे, DQ एज इट इज़ आ जाएगा, एंड DW फिर से वही बात आ गई, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है तो इस केस में दोबारा से हमने W को जो वर्क डन है उसको नेगेटिव लेना है।
यही वाला वर्क डन दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव साइन जो है एसोसिएट किया हुआ है वो ये शो कर रहा है, सॉरी हीट एनर्जी के साथ जो है ये एसोसिएट किया हुआ है, और ये शो करेगा कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो इसका मतलब ये होना था कि हीट जो है वो इस सिस्टम को छोड़ के बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब है हीट जो है सिस्टम के अंदर एंटर होगी। इसी तरह जब हम कंप्रेशन वाला प्रोसेस करेंगे तो कंप्रेशन में क्या होगा कि हमें इस प्रोसेस से इस प्रोसेस की तरफ आना है, तो जब हम इसको करीब लेके आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमने तो टेम्परेचर को बैलेंस रखना था, तो एक्स्ट्रा टेम्परेचर को बाहर लेना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पे हीट जो है वो बाहर मिल रही होगी, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन लगाएंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो नेगेटिव आ जाना है, तो फिर हम ये कहेंगे कि नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि अब हीट जो है वो सिस्टम को लीव करके जा रही है, बाहर जा रही है। तो कंप्रेशन वाला प्रोसेस आप खुद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है आइसोकोरिक प्रोसेस, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जो वर्क डन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में वो क्या होगा। जैसे हमने उसमें वर्क डन के लिए इक्वेशन पढ़ी थी 1/γ-1 PF/VF माइनस PI/VI। इसी तरह यहाँ पे भी वर्क डन जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान उसकी भी एक वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो है W = -nRT ln VF/VI, जिसमें VF जो है वो फाइनल वॉल्यूम है एंड VI जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है। अब आप इसमें देखें, जब हम इसके लिए जब इस तरह से PV जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से एक थंब मिल जाएगी, एक आइसोथर्म जो है वो इस तरह से ग्राफ जो है वो मिल जाएगा। इसको हम आइसोथर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है तो इस आइसोथर्म के अंडर आने वाला जितना भी एरिया है वो बेसिकली इसके वर्क डन को शो करेगा, जिसको हम यहाँ से मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसमें ये नहीं हम देखेंगे कि इसमें एक्सपेंशन है या जो कंप्रेशन है, क्योंकि हमने कहा वॉल्यूम सेम रहना है, तो वो ज़रूरी है कि ना तो वो एक्सपेंड हो और ना ही वो कंप्रेस हो। तो इसके हमने दो प्रोसेस डिस्कस नहीं करने, इसका सिंपली वैसे ही हमने आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन तो इक्वल होता है P/dV। वॉल्यूम सेम होने की वजह से dV हो जाएगा 0, तो वर्क डन भी हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा वो इक्वल होगा dQ एज इट इज़ एंड dW तो 0 था, तो सारी के सारा जो उसको सप्लाई होने वाली हीट है वो उसकी इंटरनल एनर्जी के तौर पे यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैंने ये लिखा हुआ है कि ये स्टेटमेंट ये शो करेगी कि जितनी भी हम सिस्टम को हीट देंगे, हीट ऐड करेंगे, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चली जाएगी और वर्क डन जो है वो 0 रहेगा। अब आप देखें यहाँ पे जब मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो ये क्या शो कर रहा है, PV ग्राफ, PV डायग्राम के जो हमारे पास V है वो तो कांस्टेंट आ रहा है। देखें V की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वो सेम है, लेकिन प्रेशर जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ PF एंड PI। तो इस तरह का जो अगर हमें ग्राफ मिलता है तो वो ये शो करता है कि हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अब हम प्रेशर को चेंज नहीं करेंगे, तो अगर हमने प्रेशर को चेंज नहीं करना तो देखते हैं कि वर्क डन के साथ क्या होगा। वर्क डन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है F.dx। अब क्योंकि हमने प्रेशर को चेंज नहीं करना है, तो अगर हम ये कहें कि हम किसी भी सिस्टम पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कवर करेगा, तो एंगल 180 होगा। dW जो है वो -F/dx के इक्वल आ जाएगा। देखिए F जो है वो बेसिकली अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन देखें तो वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वहाँ से अगर हम F की वैल्यू ले लें फोर्स की, तो वो इक्वल होगी P/A। इस वैल्यू को हम लेते हुए आगे चलते हैं, तो ये जो A/dx है ये एरिया बेसिकली है और dx कोई भी लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज़ dV। अब वॉल्यूम जो हमने कहा कि वो चेंज होगा VF से लेके VI तक, तो हम यहाँ पे VF माइनस VI, ये तब हम देख रहे थे जब हमने VF को ज़्यादा रखा हुआ था, VI को कम रखा था। प्रेशर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन हमने कोई ऐसा सिस्टम लिया जिसमें फाइनली जो है वो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है लेकिन इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम था। तो उस केस में वर्क डन जो है आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन के साथ ये वैल्यू दे देगा। तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो है इसी को बल्कि हम प्लेस कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन में, दैट इज़ DE इंटरनल इज इक्वल टू DQ प्लस DW। अगर हम अंडर स्टेटेड कंडीशंस देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, D इंटरनल एनर्जी DQ प्लस DW की जगह पे -P/dV लगा देंगे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन यहाँ पे अपीयर हो रहा था वो ये शो कर रहा था कि VF जो है वो ग्रेटर है VI से।
अब यहाँ पे देखें पिस्टन को अगर हम मूव करवाएं डाउनवर्ड, पहले हम क्या करवा रहे थे, उसको अपवर्ड मूव करवा रहे थे तो वर्क डन क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। अब पिस्टन को नीचे की तरफ मूव करवाना है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पीडीवी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इस केस में जब हम उसको मूव करवा के नीचे ले आएंगे तो इनिशियल वॉल्यूम अब क्या हुआ है, डिक्रीज़ हो गया। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि जब इनिशियल वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है मतलब कंप्रेशन हुई है, तो कंप्रेशन होने के दौरान एनर्जी को क्योंकि मेंटेन करना था तो एनर्जी जो है वो वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी, तो माइनस डी क्यू आ जाएगा एंड पी इंटू डी वी आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन होगा जब हम नेगेटिव वर्क जो है वो सिस्टम की, ऐसे सिस्टम की बात कर रहे होंगे जिसमें फाइनल वॉल्यूम कम है और इनिशियल ज़्यादा है, लेकिन हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पीवी डायग्राम में आप देखें वॉल्यूम की तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं लेकिन प्रेशर जो है वो एक ही वैल्यू दे रहा है, तो ये हमें आइसोबैरिक प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन देगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छे से सब टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। हमने फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया है, इसके अलावा उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।